नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश में घुस गई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के अंदर किस तरीके का जोरदार समर्थन मिला है बताएंगे आपको, तस्वीरें क्या बयां कर रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तेलंगाना के अंदर भी राहुल गांधी की यात्रा जल्द घुसने वाली है दोस्तों। बताएंगे क्या है टाइमलाइन, और इसी के साथ में बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़े जाने के केस में अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव आज आने वाले हैं रिजल्ट। वहीं महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली है। और साथ साथ दोस्तों अंधेरी ईस्ट से भाजपा उम्मीदवार वापस लेने पर शिवसेना ने तंज कसते हुए अंधेरी से कमलाबाई भाग गई, इस तरीके का बयान दिया है। वहीं आपको बताएंगे गुजरात के अंदर दो क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन, हो गई है बातचीत। वहीं पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने के लिए शिवसेना प्रमुख से लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया कांग्रेस पार्टी का आमंत्रण, राहुल गांधी की पद यात्रा में स्वागत करने मौजूद रहेंगे। इसी के साथ में अशोक गहलोत के मोर्चा संभालते ही गुजरात के अंदर एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। बताएंगे कौन है ये नेता, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात परिवर्तन की ओर बह रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा दोस्तों। इसी के साथ में गुजरात के अंदर किस करवट ऊँट बैठेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कर्नाटका में खत्म हो गई। और इस यात्रा को कर्नाटका में जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन मिला था, उसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटका के सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता का अभिनंदन किया है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों ने मेरा जमकर साथ दिया, इसीलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस पार्टी के लाखों लाख संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ आंध्र प्रदेश में एंटर कर गई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष साके शैलजा नाथ मौजूद रहे, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा अलूर, हट्टी, बेलागल और मुनी कुर्ती में पद यात्रा के साथ शुरू की गई। और आज कांग्रेस पार्टी अपनी असली ताकत आंध्र प्रदेश में दिखाने वाली है। देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बीते दिन की कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का जन समर्थन है राहुल गांधी के लिए। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर इंतजार कर रहा था, जैसे ही राहुल गांधी वहां पर आए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है और आगे राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करने निकल गए। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर देश को शर्मसार किया गया, इस्तीफा दे अमित शाह। सिद्धरमैया ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि सिद्धरमैया ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इन अमानवीय गिद्धों को क्षमा दान देकर पूरे देश को शर्मसार किया है, इसके लिए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके की राजनीति कर रही है, इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। सिद्धरमैया ने कहा कि उन अमानवीय बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई गुजरात चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश के तहत की गई है। बीजेपी के लिए चुनाव इस देश की महिलाओं की सुरक्षा की चिंताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जानकारी दी गई थी कि गृह मंत्रालय के कार्यालय से ही बिल्किस बानो केस के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ गया है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर थोड़ा चौंकाने वाला परिणाम सामने आ सकता है। ऐसे में उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन शशि थरूर को लेकर ये इशारा किया गया है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को परास्त किया है। सत्ता गंवाने के बावजूद महाविकास आघाड़ी गठबंधन का जबरदस्त दबदबा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव के 1165 ग्राम पंचायतों के रिजल्ट सामने आए, जहां पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल शिंदे की पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है दोस्तों। महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली है। और ऐसे में खास बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर में हुए पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद दोनों पर जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जिला में अध्यक्ष पद के 13 में से 9 पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी ने नागपुर ग्रामीण, कामपटी, कुहू और तमाम इन क्षेत्रों के अंदर चुनाव जीता है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और भी कई क्षेत्रों के अंदर चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर इस तरीके के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि जनता ने एक मैसेज भेजा है कि अगर बीजेपी और शिंदे गुट जल्दी जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं करती तो इस तरीके का रिजल्ट आने वाले दिनों के अंदर भी जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर की माने तो अंधेरी ईस्ट के अंदर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था और इस पर अब मराठी दैनिक के पहले पन्ने पर उपचुनाव पर एक लेख लिखा गया दोस्तों, जिसका शीर्षक था अंधेरी से कमलाबाई भाग गई। ठाकरे गुट ने
भाजपा को कमलाबाई बताया है, क्योंकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होने वाला था और ऐसे में शिवसेना के एमएलए रमेश लटके का इस वर्ष आरंभ में निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी का उम्मीदवार वापस लेने के बाद शिवसेना ने बीजेपी को कमलाबाई बताकर तंज कसा है। एक और बड़ी खबर की माने तो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत बोस्की ने गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। दरअसल दोस्तों गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाना चाहती है, खासकर गठबंधन सहयोगियों को साथ में लाकर एक बड़े चुनौती के साथ बीजेपी के सामने आना चाहती है। और यही बड़ा कारण है कि 3 सीटों पर सहमति बन गई है। एनसीपी के साथ गठबंधन होगा, 3 सीटों पर एनसीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष के साथ आज मुलाकात की जा सकती है। अशोक गहलोत जब से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद चुनाव के बाद गुजरात पहुंचे हैं, तब से कुछ न कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे गुजरात में मजबूत करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी कैडर ने पहले ही क्षेत्र के अंदर प्रचार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी है और जगह जगह से भारी जन समर्थन की तस्वीरें सामने आ रही है। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद से ही राजनीतिक समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से फायदा मिलता है। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी गुजरात इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कुछ ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आने वाले दिनों के अंदर गुजरात में पूरा रोड मैप तैयार है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक गुजरात में इलेक्शन का ऐलान नहीं किया गया है और ऐसे में जगदीश ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर से हम गुजरात में 5 बड़ी यात्राएं निकालने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं को हमने प्रचार करने के लिए आमंत्रण भेजा है। हमारी तरफ से उनको प्रचार करने का आमंत्रण दिया गया है और ये तीनों नेता हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे तो राज्य के अंदर हम उनके प्रचार करवाएंगे। और खासकर दोस्तों गुजरात में बड़ी संख्या में बिहार से आने वाले लोग रहते हैं, तो उनको भी संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेताओं को पुश करने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे गुजरात के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी को मराठी वोटों में भी काफी फायदा मिल सकता है। एक ज्यादा गहरी अपील होगी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की और ऐसा ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी की। देखते हैं कांग्रेस पार्टी की रणनीति कितना काम आती है। दोस्तों रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस पार्टी के युवा परिवर्तन यात्रा में इस तरीके का समर्थन मिल रहा है कि इससे पहले लोगों ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के कैडर के लोकल लीडर भी इस तरीके की बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ गुजरात में चल रही युवा परिवर्तन यात्रा से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जो गुजरात के लखानी से सामने आई है दोस्तों, जहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भाषण सुनने के लिए मौजूद है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं है, बल्कि लोकल लीडरशिप ही इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करके लोगों को मोबिलाइज कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों पार्टियों को न्योता दिया था कि राहुल गांधी की जल्द यात्रा तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र में एंटर करेगी और महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन से जुड़े हुए सारे लोग मौजूद रहेंगे तो एक बड़ा और अच्छा मैसेज जाएगा दोस्तों। और इसी पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी स्वीकार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस न्योता को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। देखते हैं राहुल गांधी के एंटर होते ही महाराष्ट्र में किस तरीके की राजनीति देखने को मिलती है, क्योंकि उद्धव अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनको शिंदे गुट के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करनी है और ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का वो हिस्सा है, तो एक बड़ी रैली की जा सकती है। इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण सभी पार्टियों को एक मंच पर आने का मौका मिल रहा है और यही बड़ा कारण है कि एनसीपी जैसी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर अपनी मंजूरी दे रही है और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता भी भारत जोड़ो यात्रा से शामिल होकर कहीं न कहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश बीजेपी में टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद माना जा रहा था कि टिकट का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं पर गुजरात के थराद के अंदर कांग्रेस पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले चुनाव में जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि थराद में अशोक गहलोत की रैली की ये तस्वीरें हैं। इसी के साथ में उपेंद्र यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। गुजरात पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जाने लगा कि उनको जल्द रिहा किया जाए। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गुजरात के अंदर कुछ नए नेता कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे दोस्तों। एक बड़े और वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और कोली समाज के दिग्गज नेता मनु भाई चावड़ा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। अशोक गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पटका अपने गले में डालते हुए पार्टी के साथ वफादारी का शपथ भी लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे और 2022 के इसी गुजरात चुनाव के अंदर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कोई कोर कताई नहीं छोड़ेंगे। असल दोस्तों इनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक सीट पर तो फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि गुजरात की गरियादर सीट पर 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 1900 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के
येसु भाई ने तकरीबन 1900 वोटों से हरा दिया था। और बड़ी बात ये रही कि मनु भाई चावड़ा इस दौरान अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे और उनको 6500 से ज्यादा वोट लेते और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हार का यही बड़ा कारण बताया गया था। और ऐसे में मनु भाई चावड़ा के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कम से कम इस सीट को लेकर तो श्योरिटी से कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि आंकड़ा उनके पक्ष में है। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों की समीकरण कितने सेट बैठे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आया गुजरात सरकार का जवाब। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मांगा था वो तो सरकार ने चीज दी ही नहीं। दरअसल गुजरात सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गुजरात सरकार ने हलफनामा भी दाखिल किया और बताया कि 11 दोषियों को क्यों रिहा किया गया था बिल्किस बानो के इस मामले में। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो मांगा था वो चीज तो आपने दी ही नहीं, आपने जो जवाब दिया है वो भारी भरकम है। कई सारे फाइलों का जिक्र करके सरकार अपनी बात कह रही है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को 8 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्किस बानो के इस मामले को लेकर इस तरीके का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक झटका दे रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस के सभी प्रभारियों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक की है और इस बैठक के दौरान कई सारे आदेश दिए गए हैं दोस्तों। वहीं पर अशोक गहलोत से जब ये पूछा गया कि गुजरात में आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जोर शोर से तैयारी में जुटी पड़ी है। जो मीडिया में प्रचार चल रहा है उसके इतर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का काफी मजबूत माहौल है। और आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों भाई भाई हैं। वही दोस्तों राज्य विधानसभा के अंदर हिंदी थोपने के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे एमके स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि हिंदी थोपने के खिलाफ इतिहास में किए गए बलिदानों की सूची तैयार की जाएगी और कहा जा रहा है कि हम एक और भाषा नहीं थोपना चाहिए। दरअसल दोस्तों 10 अक्टूबर को स्टालिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी थोपने का काम भारत की विविधता को नकारते हुए खतरनाक गति से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बयान के आगे कार्रवाई करते हुए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करने की तैयारी चल रही है। देखते हैं दोस्तों कब ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर बोले, कहा बिहार में नफरत फैलाकर यूपी में आ रहे हैं नीतीश कुमार। गाजीपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। गाजीपुर के ओडिहार में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में नफरत फैलाने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर भी यूपी में नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। वहीं पर बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वो बेचारा है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि सीएम की नजर में सारे मंत्री चपरासी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मंत्री रबर स्टाम्प है, हर काम की देखरेख सीएम करते हैं। जब प्रधान सचिव मंत्री के पास फाइल लाता है तो मंत्री तो इसलिए बिना बोले साइन चुपचाप हस्ताक्षर इसलिए कर देते हैं ताकि हमारा हेड मास्टर कहीं गुस्से में न आ जाए। दरअसल दोस्तों सुधाकर सिंह का ये बयान बिहार की राजनीति में फिर से बयानबाजी का दौर शुरू कर देगी। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। सुधाकर सिंह रामगढ़ से आरजेडी के विधायक बने और उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में इस्तीफा देना पड़ा है। और क्योंकि वो आरजेडी के बड़े नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं तो ये मामला काफी बड़ा है दोस्तों। और ऐसे में देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल क्या कार्रवाई करती है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जाता है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कमल के गढ़ में कमलनाथ भरेंगे हुंकार। 2023 के चुनाव की तैयारी के लिए शंखनाद से भरेंगे जोश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत आजमा रही है। तकरीबन 1 साल के अंदर होने वाले चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ की दीपावली के पहले जबलपुर में धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। ग्रामीण पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम जनसभा को संबोधित करते हुए 2023 की चुनावी तैयारियों को संदेश देने जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। महिलाओं के साथ केवल बीजेपी सरकार ने छल किया है, इसके सिवा कुछ नहीं किया। कोई विकास का काम नहीं किया गया, कोई एम्पावरमेंट का काम नहीं किया गया। वहीं पर चिराग पासवान गुजरात में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं पर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के ऐलान के बाद चिराग पासवान का भी ये ऐलान सामने आया दोस्तों। हालांकि इनके ऐलान करने से कुछ बड़ा अंतर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन कुछ एक सीटें हैं जहां पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, वो भी जीत हार का अंतर जहां पर काफी कम है। वहां पर इन पार्टियों के 500, 600, 1000 वोट काटने से कुछ फर्क पड़ जाएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री भगवंत मान में वीसी की नियुक्ति पर राड़, सीएम को लिखा तत्काल हटाइए। दरअसल दोस्तों कुछ अर्सा पहले असेंबली के स्पेशल सेशन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में गवर्नर की गुत्थम गुत्थी चल रही थी दोस्तों। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक और मोर्चा खोला गया है। लुधियाना में पंजाब के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर गवर्नर ने सरकार को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने कहा कि वीसी को तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बकौल गवर्नर उनकी नियुक्ति मानकों के खिलाफ हुई है। गवर्नर की चिट्ठी के मुताबिक उन्हें पता लगा है कि सरकार ने सतवीर सिंह गोसल को वीसी यानी वाइस चांसलर बनाया है और इसी का विरोध गवर्नर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने वोट नहीं डाला तो नोटिस बोर्ड पर नाम लिख दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट फार्म्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन के साथ में MOU साइन
डिजाइन किया गया है, यानी गुजरात में इलेक्शन के दौरान वोट परसेंट बढ़ाए जाने को लेकर ये भी एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों वही आपको बता दें कि कानून मंत्री बोले, कहा अपना काम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं जज। कहा न्यायपालिका में मतभेद, गुटबाजी, पारदर्शिता भी नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर समय जज एक दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसला लेते रहते हैं, इससे न्याय देने का उनका मुख्य काम प्रभावित हो जाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका की कार्यवाही पारदर्शी नहीं है, वहाँ बहुत राजनीति होती है, यह पॉलिटिक्स बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ बहुत मतभेद है, कई बार गुटबाजी भी देखने को मिलती है। रिजिजू ने कहा कि अगर जज न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे तो हमारी पूरी व्यवस्था का आकलन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अहमदाबाद में आरएसएस की पत्रिका पांचजन्य की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में साबरमती संवाद में किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम भी राजनीति से अछूता नहीं है, देश में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की जरूरत है। वही दोस्तों IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार, कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आगे ऐसा बयान नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों CBI की तरफ से कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उनको धमकियां दे रहे हैं, CBI अधिकारियों को धमकियां दी जा रही है, इसके कारण वो साफ तौर पर बेल की कंडीशन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन इस पर सुनवाई करते हुए CBI कोर्ट ने कहा कि हम तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि अभी हम उनका बेल नहीं कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आप आगे इस तरीके की धमकियां नहीं देंगे, इस तरीके का बयान नहीं देंगे, CBI अधिकारी को नहीं डराया जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा। वही दोस्तों जयललिता की मौत के पीछे करीबी दोस्त शशिकला पर संदेह, जांच रिपोर्ट में दावा दोनों के अच्छे रिश्ते नहीं थे, निजी डॉक्टर पर भी शक है। देखते हैं इस मामले पर रिपोर्ट आगे क्या कुछ जानकारी देती है। वहीं पर एक और बड़ी खबर की माने तो पवन कल्याण ने YSR CP को चप्पल से पीटने की धमकी दी है, पैकेज स्टार कहे जाने पर भड़के जनसेना पार्टी के नेता। दरअसल दोस्तों YSR कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने टॉलीवुड में पावर स्टार के रूप में मशहूर पवन कल्याण का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी और TDP से पैकेज लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पैकेज स्टार करार दिया। पवन ने इस पर कहा कि अब ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने दोस्तों चप्पल उठाते हुए पीटने की धमकी तक दे दी है। उन्होंने मंच से YSR CP को पहले चेतावनी दी, उसके बाद चप्पल उठाकर डराने की कोशिश की। अभिनेता अपने ऊपर व्यक्तिगत हमलों के लिए सत्ताधारी पार्टी से नाराज थे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। सोमवार को विशाखापट्टनम में पुलिस के द्वारा किसी भी बैठक को संबोधित करने से रोक दिए जाने के बाद बैरंग लौटे पवन कल्याण ने मंगलवार को मंगलगिरी में पार्टी कार्यालय में JSP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के इस बयान के बाद YSR कांग्रेस की तरफ से भी रिस्पांस दिया जा रहा है। दोस्तों और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के विद्यापीठ के चांसलर बनाए गए राज्यपाल RSS बैकग्राउंड होने की वजह से 9 ट्रस्टियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि गुजरात के स्थित गुजरात विद्यापीठ में खलबली का माहौल देखने को मिला। खलबली की वजह थी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत का चांसलर बनना। गुजरात के चांसलर बनते ही गुजरात विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए 9 ट्रस्टियों ने अपना इस्तीफा देकर विरोध जाहिर किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है कि उनका RSS से लिंक है। वही दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद राज्य के नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर हम और भी रिकॉर्ड बनाएंगे और बीजेपी शिंदे गुट की सरकार को इस बार बड़ी चुनौती हम लोग आने वाले चुनाव में देने वाले हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के अंदर भी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में मुंबई के अंदर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस दौरान शरद पवार से लेकर जया बच्चन के साथ साथ महाराष्ट्र के कई और दिग्गज लोग आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक और बड़ी खबर की माने तो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नया चेहरा तलाशने में जुट गई है, जिसके सहारे 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने वाले और आम आदमी पार्टी यहाँ भी दस्तक देने की कोशिश करने वाली है। और एक और बड़ी खबर की माने तो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी से मुकाबला धूम धड़ाके से नहीं हो सकता, वो बड़ा पटाखा लेकर सामने आ जाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट कटवा बताते हुए आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के वोट काटे थे और यहाँ पर बीजेपी को वापस से चुनाव जितवा दिया। रावत ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी जानबूझकर मुकाबला भाजपा बनाम केजरीवाल बनाती है ताकि कांग्रेस पार्टी के वोट को काटा जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी से मुकाबला धूम धड़ाके के साथ नहीं हो सकता, बल्कि परंपरागत तरीके से ही जनता से जुड़ाव स्थापित करना पड़ेगा। भाजपा के लोग चुनाव से पहले बड़ा पटाखा लाकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन इस बार गुजरात के अंदर हमारी तैयारी बेहतरीन चल रही है और हिमाचल प्रदेश में भी राज्य इकाई ने बेहतरीन काम किया है। इस बार हमारे चुनाव जीतने के बहुत चांस है। और एक और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों सबसे पहले कई सारे लोगों को उतारा गया था कि ये टेस्ट किया जाए कि कौन किसके सपोर्ट में है, किस उम्मीदवार के पक्ष में ज्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को क्लियर ही नहीं हो पा रहा। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 46 सीटों पर
उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहां पर चूरा से यशवंत सिंह खन्ना को, चंबा से नीरज नैयार को, डलहौजी से आशा कुमारी को और नूरपुर से अजय महाजन को टिकट दिया गया है। ये पूरी लिस्ट है, आप लोग रोक कर आराम से देख सकते हैं दोस्तों कि किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि किस किस को उम्मीदवार बनाया गया है। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।